चैनल स्टडी विद प्रियंका। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जंतुओं और वनस्पतियों में अनुकूलन। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं SCERT के किताबों के द्वारा जो भी आपको नोट्स बताए जाते हैं उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी बार एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, इनसे जो क्वेश्चन आते हैं चाहें तो आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारे परिवेश में अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। कुछ थल पर पाए जाते हैं जैसे बिल्ली आदि, इन्हें थलचर कहते हैं। कुछ जल में पाए जाते हैं जैसे मछली, एक्वाटिक जिसे हम बोलते हैं, और कुछ जल थल पर वास करते हैं। कछुआ, मेंढक, उभयचर, एम्फीबियंस, ठीक है, इनको कहते हैं। और कुछ नभचर होते हैं जैसे कौआ, गौरैया, गिद्ध आदि। अब इसी तरीके से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे कि कछुआ कैसा प्राणी है, उभयचर है, एम्फीबियंस है, तो इस तरीके से याद रखना है। चलिए आगे की तरफ हम और बढ़ते हैं और देखते हैं उसमें से क्या क्या इम्पोर्टेंट है। इस तरीके के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको आप ज़रूर देखिएगा। प्रत्येक जीवधारी की संरचना उसके अपने विशेष परिवेश में रहने के लिए अनुकूलित होती है। जल में तैरने वाले जंतुओं का शरीर प्रायः धारा रेखित होता है। अब यहाँ से आप इसको थोड़ा सा स्टार बना लीजिएगा, हैशटैग बना लीजिएगा, जो भी आपको लगे। अब यहाँ उन्होंने क्या कहा है कि जल में तैरने वाले जंतु का शरीर कैसा होता है, प्रायः धारा रेखित होता है, ठीक है। जलीय जंतुओं में श्वसन हेतु गलफड़े होते हैं, ठीक है। उभयचरों का शरीर जल स्थल दोनों स्थानों पर रहने के अनुकूल होता है। जलीय पौधे हल्के होते हैं क्योंकि इनके अंदर वायु कोष्ठ होते हैं। अब क्वेश्चन आपके अगर आ जाए कि जलीय जो पौधे होते हैं वे हल्के होते हैं, उसका कारण क्या है, तो आपको बताना है इसके अंदर वायु कोष्ठ होते हैं, ठीक है। जलीय पौधों की पत्तियां प्रायः जल की सतह पर स्थित होती हैं। चलिए और डिस्कस कर लेते हैं हम, ठीक है। आओ देखें और समझें। इस तरीके से हमारे SCERT किताब में बताया गया है। गमले में लगे नांगफनी के पौधे को देखें। क्या यह पौधा हमारे परिवेश के अन्य पौधों से है? इसके तने का अगर हम निरीक्षण करें तो इसका तना हरा, मोटा तथा गूदेदार होता है। तने पर जगह जगह कांटे जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। वास्तव में कांटे जैसी संरचनाएं इसकी पत्तियां हैं। चलिए और डिस्कस कर लेते हैं इसके ऊपर। पत्तियों की सतह से पानी निरंतर वाष्प बनकर उड़ता रहता है और मरुस्थलियों में पानी की कमी के कारण वहाँ का वातावरण शुष्क होता है। अतः पत्तियों से पानी वाष्प बनकर उड़ ना जाए इसलिए इसकी पत्तियाँ कांटों के रूप में बदल जाती। इन पौधों के तने हरे, चपटे एवं भोजन बनाने का कार्य करते हैं। अब आपको समझ में आया कि अगर जैसे आपके क्वेश्चन आ जाए कि नांगफनी में इनकी जो कांटे निकलते हैं या तो इनका जो रूपांतरित रहता है तो इनका कारण क्या है, जैसे ये लिखा है मरुस्थलीय पौधों के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि डेजर्ट प्लांट जीरोफाइट्स की पत्तियों का कांटे के रूप में रूपांतरित होने का कारण क्या है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, आप इसको नोट करके रखिएगा कि आखिर ये जो इनकी पत्तियां होती हैं वो कांटों के रूप में रूपांतरित क्यों होती हैं। तो इनका पानी क्या होता है, निरंतर वाष्प बनकर उड़ ना जाए और मरुस्थलों में पानी की कमी के कारण होती है तो वहाँ का वातावरण शुष्क होता है। अतः पत्तियों से पानी वाष्प बनकर उड़ ना जाए इसलिए इनकी पत्तियां कांटों के रूप में बदल जाती हैं, ठीक है। तो इनके पत्तियों का रूपांतरण है। चलिए आगे और देखते हैं और बात करते हैं। तने का छोटा टुकड़ा तोड़कर देखें। अंदर से स्पंज जलयुक्त लसदार होता है। यह अपने अंदर अधिक पानी संचित कर लेता है। कांटे जैसी संरचनाएं जल की हानि को कम करती रहती हैं और चढ़ने वाले जंतुओं से पौधों की रक्षा भी करती हैं। तो इस तरीके से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स समझ में आ रहे हैं आपको। चलिए और बात कर लेते हैं कि क्या आप जानते हैं। चलिए इस पर भी देखते हैं कि आखिर क्या है। चलिए पौधों की भांति मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं के भी कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं। इस प्रकार के सर्प, मकड़ियाँ, चूहे, कीट, छिपकली आदि मरुस्थल के पत्थरों के नीचे छोटे दरारों में रहते हैं। इन जंतुओं में अधिकांश की त्वचा मोटी होती है जो शरीर से पानी का हाशका रोकती है, ठीक है। चलिए और बात करते हैं कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, जानते हैं क्यों? चलिए अब यहाँ पर सिर्फ और आपको इतना नोट करना है और आप सभी जानते भी होंगे कि ऊँट के कुवड़ में भोजन यानी चर्बी यानी वसा यानी फैट के रूप में संचित रहती है, स्टोर रहती है। भोजन ना मिलने पर ऊँट इसी कुवड़ संचित वसा का उपयोग करता है। चलिए ठीक है।
और देख लेते हैं, ऊँट रेगिस्तान में कई दिनों तक बिना पानी के जीवित रह सकता है, कैसे? ये अपने आमाशय में स्थित वैशिष्ट थैलियाँ पानी संचित कर लेता है। रेगिस्तान में ऊँट सामान पहुंचाने तथा यातायात के साधन में बहुत उपयोगी है। तो कैसे भी करके आपके अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको इन्हीं सबसे हेल्प मिलेगी। ऊँट के पैर लंबे तथा गद्दीदार होते हैं, क्यों? अब हम ये देखेंगे। इसके पैरों के लक्षण उस मरुस्थल की रेतीली भूमि पर मीलों चलने दौड़ने सहायता करते हैं, इसलिए रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत ठंड पड़ती है, ऐसी जलवायु में भी जंतु पेड़ पौधे जीवित रहते हैं, ठंडे वातावरण में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित हैं। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर आपको मिलेगा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। हम बात कर रहे हैं सदाबहार वृक्ष की, और आप मुझे बताइए कि सदाबहार वृक्ष कहाँ पर मिलते हैं। आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि सदाबहार वृक्ष कहाँ पर मिलते हैं और ये कितनी ऊंचाई पर मिलते हैं, ठीक है। पहाड़ों पर चीड़, देवदार के घने जंगल पाए जाते हैं। इन वृक्षों पर पूरे वर्ष की हरी पत्तियां लगी रहती है, इससे इन्हें सदाबहार वृक्ष कहते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले इन वृक्षों की आकृति को चित्र में बताया गया है। अब हमारा क्वेश्चन है कि इनकी पत्तियों को हमें ध्यान से देखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन जो हमारा निकल के आया, वो क्वेश्चन हमारा जो निकल के आया है, इसकी आकृति शंक्वाकार क्यों होती है? पत्तियां सुई की तरह नुकीली क्यों हैं? इन वृक्षों की शंक्वाकार आकृति होने से यहाँ पड़ने वाली बर्फ वृक्ष पर रुक नहीं पाती है, इसीलिए इसकी पत्तियां सुई के समान रचना वाले तेज हवाओं के आराम से निकल जाती हैं। अब आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों समझ में आए, जिससे वाष्पोत्सर्जन कम होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से आया। अब बात करते हैं हम आगे और। प्रत्येक पक्षी शरीर में एक जोड़ी पंख होते हैं, उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं। इनकी पूंछ उड़ते समय दिशा बदलने तथा नीचे उतरने में सहायता करती है। चलिए और देख लेते हैं। पक्षियों की छाती की मांसपेशियां बहुत मजबूत होती हैं, जो इनके पंखों के ऊपर नीचे उड़ने में सहायता करती हैं। इनकी हड्डियां हल्की, इनके शरीर की आकृतियां धारा रेखित, इस प्रकार की संरचना पक्षियों में उड़ने की सहायक करती है। अब इनकी आकृति से क्वेश्चन आ जाए तो मैं समझती हूँ आप सब इसको डिस्कस करके कर लेंगे अपने आम से। ध्यान से देखें। किसी पक्षी जैसे मुर्गी, बतख, तोता, गौरैया, बाज या कौवे की चोंच को ध्यान से देखिए। इनके जो आगे के दांत होते हैं वह नहीं होते हैं, ठीक है। इनके उसके स्थान पर क्या होती है? चोंच होती है। अब ये चोंच क्या काम करती है आपको सबको पता है। पक्षी भोजन की खोज में उड़ते हैं। कुछ पक्षी किसी खास मौसम में एक देश तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। जैसे साइबेरियन, आपको पता होगा साइबेरियन कब आते हैं? ये दिसंबर में आते हैं, ठीक है। चलिए, कुछ ऐसे पक्षियों का देशांतर मिग्रेशन कहते हैं, और ठंडे प्रदेशों ठंडी के कारण ये ऐसे स्थान पर चले जाते हैं जहाँ मौसम गर्म होता है, मौसम ठीक होते ही अपने वापस लौट जाते हैं। पक्षियों की धारा रेखित होती है, आकृति, पंख हल्की मजबूत होते हैं, पक्षियों के दांत नहीं होते, उनमें चोंच होती है। पक्षी भोजन अनुकूलन वातावरण के लिए देशांतरण करते हैं, यानी एक देश से दूसरे देश। चलिए, कुछ पक्षी के पंख होते हुए भी उड़ नहीं पाते हैं, जैसे शुतुरमुर्ग, बतख, कीवी आदि। क्यों? क्योंकि इनमें उड़ने में सहायता करने वाले पेशियां निष्क्रिय होती हैं। चलिए और देख लेते हैं। कुछ जंतुओं वातावरण के अनुसार अपने त्वचा के रंग बदलने की क्षमता है, जैसे मेंढक एवं गिरगिट। इस गुण के कारण वे शत्रुओं से अपनी रक्षा करने में सफल होते हैं। आपको पॉइंट मिला नया। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। पेड़ पौधे एवं जंतु बदलते हुए परिवेश के अनुरूप तालमेल स्थापित करने के लिए होने वाले परिवर्तन को अनुकूलन हम कहते हैं। इस प्रकार के जंतुओं एवं पौधों दोनों में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण होते हैं, एक विशिष्ट वास स्थान के लिए सहायता करते हैं, अर्थात समस्त जीवधारी अपने पर्यावरण के अनुकूल है। कुछ खास पॉइंट नहीं था, चलिए बता देते हैं आगे। और जो पेड़ पौधे जीव जंतुओं को बदलते हुए परिवेश में अनुकूलित नहीं कर पाते हैं वह विलुप्त या गायब हो जाते हैं, जैसे डायनासोर, डोडो। अब यहाँ से आपको अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी जातियाँ हैं जो गायब हो चुकी हैं। एक होता है संकटग्रस्त प्रजातियाँ, और एक होती हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं। चलिए अब आप मुझे बताइए कि विलुप्त कौन सी हो चुकी हैं और संकटग्रस्त कौन सी। तो संकटग्रस्त की अगर हम बात करें तो सारस क्रेन,
विश्व में उड़ने वाले पक्षियों सबसे ऊंचे कद का पक्षी है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में सारसों की संख्या लगातार घटती जा रही है, अतः विलुप्त होते हुए सारस पक्षी को बचाना हम सभी का दायित्व। ये संकटग्रस्त ग्रह हैं, प्रजातियां हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आया है बहुत ही इम्पोर्टेंट, 1872 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। यह कानून वन्य जीवों के शिकार पर रोक लगाने के हेतु एवं संरक्षण हेतु बनाया गया। तो ये आज की वीडियो का बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूपी टेट में काफ़ी बार पूछा जाता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। इस तरीके काफ़ी और अधिनियम हैं, उन पर भी मैं वीडियो बना दूंगी। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपसे सबसे पहले पहुंचे, नोटिफिकेशन आपसे पहले पहुंचे। तो ऐसे ही और तैयारी के लिए आप बने रहिए स्टडी विद प्रियंका के साथ। तो ये थी हमारी वीडियो में, और इसमें हमने आज बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, स्टडी विद प्रियंका। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।